हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई का जो इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, उसका हम पार्ट 1 सेशन लेने वाले हैं, जो 24 मार्च 2021 को एसएससी जेई क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि इन अ सर्किट अ नोड यहाँ पर दिया हुआ है, करंट I1 I2 आर इंटरिंग, ठीक नहीं, यहाँ पर इंटरिंग दिया है। तो जिस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हैं हम, यहाँ पर देते हैं I1 और I2, ये दोनों का इंटरिंग पॉइंट है। एंड I3 I5 और I4 ये हमारा होता है लिविंग पॉइंट है। ये हमारा जो होता है लिविंग पॉइंट हो जा रहा है। तो KCL अप्लाई करना है। KCL अप्लाई करने के बाद इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये चीज़ को हमें देखना है। तो जो जितना भी इंटरिंग पॉइंट है, इसको हम इंटरिंग पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है, लिविंग पॉइंट। तो ये दोनों को हम इस प्रकार से देखते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। सो इस प्रकार से हम इसको इस साइड लाएंगे तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाता है। सो इस ये कहाँ पर है हमारा C, ये यहाँ पर आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन बिटवीन टू मटेरियल ऑफ डिफरेंट परमिएबिलिटी इन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है ना। ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, इसमें कौन से स्टेटमेंट जो नीचे दिया हुआ है वो ट्रू और फॉल्स कहलाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी मीन्स बी का मान होता है इस कंटिन्यूअस क्रॉस द बाउंड्री। देखो यहाँ पर जो है जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होता है, यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, ये हमारा फ्लक्स डेंसिटी का जो होता है नॉर्मल कंपोनेंट्स जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है। ये बोला है कंटिन्यूअस क्रॉस बाउंड्री के क्रॉस हमारा कंटिन्यूअस होता है। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका मतलब होता है यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर H का मान होता है, ठीक नहीं। तो इसका होता है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का टेंजेंशियल कंपोनेंट बाउंड्री के क्रॉस में हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये भी हमारा सही है। सो हमारा होता है फर्स्ट एंड सेकंड हमारा होता है ट्रू हो जाता है, तो C आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्यों आता है। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं, ये हमारा यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन के केस में हम देखते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तो नॉर्मल कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर होता है मीडियम 1 और मीडियम 2, दो मीडियम दिया हुआ है। तो दो मीडियम का अलग अलग वो रेंज रहता है। इसका जो है इसका परमिएबिलिटी अलग रहेगा और इसका परमिएबिलिटी अलग रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट मीडियम का परमिएबिलिटी केस में हम रहते हैं फ्लक्स डेंसिटी को क्या मान लेते हैं हम, BN1 मान लेते हैं। और सेकंड जो मीडियम है इसके कंडीशन में इसका जो फ्लक्स डेंसिटी है इसको हम BN2 मान लेते हैं। तो BN1 इज इक्वल टू BN2 हो जाता है। ये हमारा होता है नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, ठीक नहीं, नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन के केस में हमारा ये हो जाता है अगर ये देता है दोनों का अलग अलग रेंज है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मस्ट कंटिन्यूअस अक्रॉस द बाउंड्री, यही बोला है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम BN1 इज इक्वल टू BN2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, और हम जानते हैं कि B फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू H होता है, ठीक नहीं। तो म्यू का मान क्या होता है हमारा, होता है μ0 μr होता है। इसी को ही हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर रखने के बाद जो फाइनल देख सकते हैं कि ये हमारा होता है μ0 μ1, ठीक है। HN1 इज इक्वल टू μ0 μ2 HN2 होता है, ठीक है। तो μ0 तो कट जाएगा, लेकिन μ1 और μ2 इसका अलग है, ठीक नहीं, μ1 और μ2 इसका अलग है।
तो ये हमारा होता है इक्वल नहीं हो सकता है। इस कारण से हमारा होता है नॉर्मल कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी हमारा होता है कंटिन्यूअस नहीं होता है, ठीक नहीं, ये हमारा होता है कंटिन्यूअस नहीं होता है, लेकिन इसका जो होता है फ्लक्स डेंसिटी हमारा कंटिन्यूअस होता है। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये है हमारा, ठीक है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये, या फिर मिलता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका जो होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसका मतलब होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडियम 1 और मीडियम 2 है, ये दोनों मीडियम का अलग अलग रेंज होता है। तो इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका होता है H1 है, ठीक नहीं, और इसका जो होता है HT2 है। तो दोनों आपस में क्या होता है हमारा होता है बराबर होता है। यहाँ पर HT1 माइनस HT2 इज इक्वल टू K होता है। अगर यदि K को 0 करेंगे तभी हमारा बराबर होगा, ठीक नहीं। तो यही हमारा होता है टेंजेंशियल होता है, ये हमारा होता है इज इक्वल टू K होने की वजह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर यदि ये बराबर इसको ले लेते हैं तो यहाँ पर होता है B इज इक्वल टू क्या होता है μ0 μr H होता है। तो यहाँ पर इसका रखेंगे तो H इज इक्वल टू B बाई μ0 μr। तो ये आपस में होता है हम बराबर कर दिए हैं, तो बराबर करने के बाद ये फाइनल हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर ये होता है μ0 μ कट जाएगा, यहाँ पर होता है μ1 और μ2 बचेगा, तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट का केस है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, बाउंड्री के क्रॉस हमारा कंटिन्यूअस रहता है। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इलेक्ट्रिक हीटिंग इज नॉट कंसिडर्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, ठीक नहीं, यहाँ पर रहता है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग को इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग 2 टाइप्स से होते हैं, एक पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, एक हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंतर्गत क्या होता है, इंडक्शन हीटिंग आता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और इंफ्रारेड हीटिंग। तो इंडक्शन हीटिंग में हमारा क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग और कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। और पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में क्या होता है हमारा होता है रेजिस्टेंस हीटिंग होगा और आर्क हीटिंग होगा। तो रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर क्या होगा हमारा होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। उसी प्रकार से आर्क हीटिंग में हमारा क्या होगा डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग, ये हमारा इतना होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग इनमें कौन सा नहीं होता है बोले तो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग, यहाँ पर आर्क हीटिंग हमारा होता है पावर हीटिंग के अंदर में आता है। इस प्रकार से हमारा होता है डी फाइनल आंसर आ जाता है। बाकी जितना देख सकते हैं इंफ्रारेड हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये डायग्राम को देख सकते हैं और इसमें समझ सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि देखिए सेमीकंडक्टर है, ठीक नहीं, ब्लैंक कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डायग्राम में इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। तो इसमें सेमीकंडक्टर का बोला है यहाँ पर सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड और यहाँ पर वैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड हमारा होता है ऑलमोस्ट इम्पटी होता है, एक होता है वो नहीं के समान होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इम्पटी बोल सकते हैं या फिर होता है बहुत ही कम, वेरी 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 लेस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड, यहाँ पर तो वेरी वेरी लेस नहीं दिए हैं, तो इम्पटी वाला दिए हैं। तो यहाँ पर होता है इम्पटी है क्या कहीं पे, यहाँ पर इम्पटी दिया है, चलो ठीक है। और वैलेंस बैंड हमारा होता है पूरा फील्ड होता है, बहुत सारा फील्ड होता है। इस प्रकार से हमारा होता है ऑलमोस्ट फील्ड, ये सी आंसर फाइनल आंसर आ जाता है। अब यहाँ पर हम और कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के केस देखते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा होता है इंसुलेटर में ग्रेटर देन 4 होता है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर केस में 4 होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर केस में हमारा होता है लेस देन 4 होता है, ठीक नहीं। अब इंसुलेटर का
टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव रहता है, सेमीकंडक्टर का भी नेगेटिव रहता है, और कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है। ये भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इंसुलेटर का होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसका जो एनर्जी गैप अगर देखेंगे, ठीक नहीं, तो जो अलग अलग रेंज का रहता है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो सिलिकॉन का कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रहता है इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 हो जाता है। अब सेमीकंडक्टर केस में हम कुछ और टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर सभी को रिमूव कर देते हैं। देखो यहाँ पर सेमीकंडक्टर केस देखते हैं, तो सेमीकंडक्टर के केस में हम और कुछ देखते हैं कि यहाँ पर होता है बेरियर पोटेंशियल होता है। बेरियर पोटेंशियल इसका मतलब होता है यहाँ पर होता है सेमीकंडक्टर P और N होता है। यहाँ पर P और N के बीच में यहाँ पर ये जो जिस प्रकार से होता है जो P और N के बीच में जो गैप है, इसको जो होता है रिमूव करना है, ये होता है दोनों आपस में, ठीक नहीं। तो ये इसके लिए हम एक्सटर्नल वोल्टेज कितना अप्लाई करना पड़ेगा कि ये आपस में टूट जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारा होता है बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम और कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर बिहेव ऑन अब्सोल्यूट -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन पर हमारा होता है इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा ये सेमीकंडक्टर। अगर यदि ये इससे ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन से अगर यदि एबो रहेगा, तब की कंडीशन में हमारा जो है सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरफ बिहेव करता है। इस प्रकार से इसमें बहुत वेरियस क्वेश्चन बनता है जो एग्ज़ाम में आने लायक रहता है। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का पूछा गया है, ठीक है। तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या क्या होता है, अगर इसमें क्या क्या चीज़ दिया है कि सेंडिंग एंड यहाँ पर S है, रिसीविंग एंड R है, और NL नो लोड के कंडीशन है, EFL फुल लोड के कंडीशन है। तो हमारे होता है ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन के पूछा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का नॉर्मलता फार्मूला क्या होता है, सिंपल, अगर सिंपल देखना चाहेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन VR इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर होता है V नो लोड माइनस V फुल लोड, ठीक है नहीं, V नो लोड माइनस V फुल लोड अपन V फुल लोड होता है। ये हमारा होता है नॉर्मलता फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको हम दूसरे टर्म में समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि अच्छा ये तो दिया ही है, अगर यदि देख सकते हैं कि V नो लोड माइनस V फुल लोड बोला हूँ, ठीक नहीं, तो V यहाँ पर तो फुल लोड है, यहाँ पर नो लोड है, चलो ठीक है। तो V नो लोड माइनस V फुल लोड अपान V फुल लोड, इस प्रकार से ये देख सकते हैं। अब इसमें हम बहुत सारा है ट्रांसफार्मर के कंडीशन में, ठीक है, जनरेटर एंड अल्टरनेटर के कंडीशन में, और ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में, ये सभी कंडीशन में देखना चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन अगर यदि अप रहेगा तो नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड, ठीक नहीं, ये होगा। अगर यदि डाउन के कंडीशन में होता है कि नो लोड माइनस फुल लोड अपान नो लोड होता है। अगर यदि DC जनरेटर और अल्टरनेटर दो अलग अलग हैं, दोनों के केस में क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन केस हमारा क्या होता है E0 माइनस V अपान V, ठीक है, ये हमारा होता है 100% में रहता है। अगर इसी प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन के कंडीशन में देखते हैं कि सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड अपान रिसीविंग एंड होता है, और इसका सेकंड फार्मूला क्या होता है कि V नो लोड माइनस V फुल लोड अपान V फुल लोड होगा, ठीक है। ये अगर यदि है एट नो लोड की कंडीशन में, अगर यदि ऐसा है तब की कंडीशन, ठीक है, VS इज इक्वल टू VR होता है तब। इस प्रकार से ये हमारा होता है बहुत सारा होता है वे वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला देख सकते हैं। अब इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर क्या बोला है कि देखो 4 पोल दिया हुआ है, लेफ्ट पॉइंट दिया हुआ है, DC मशीन हैज़ 462 कंडक्टर्स इन द आर्मेचर, द फ्लक्स
एवरेज फ्लक्स पर पोल, यहाँ पर फ्लक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है नहीं। डिटरमाइन इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज यहाँ ज्ञात करना है व्हेन आर्मेचर रोटेट्स एट 1000 RPM। देखो यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। ये है हमारा कलर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या क्या है कि ये सभी दिया हुआ है, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि लेफ्ट पाउंड की कंडीशन में क्या होता है, A इज इक्वल टू P होता है, तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 4। ये हमारा 4 क्यों आया, क्योंकि 4 पोल है इस वजह से, ठीक है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स हमारा कितना है, Z इज इक्वल टू 462, और यहाँ पर फ्लक्स पर पोल कितना है हमारा होता है 0.02 वेबर, ठीक है। इस प्रकार से हमारा दिया है। और यहाँ पर होता है RPM, जो स्पीड हमारा 1000 RPM, यह हमारा n का मान है। सो इज इक्वल टू 5PN/Z/60, ये हमारा फार्मूला है। सो इस फार्मूला में रखेंगे 5 इज इक्वल टू 0.02 इंटू P का मान 4 इंटू 1000 इंटू 462 बाई 60 इंटू 4, तो यहाँ पर A इज इक्वल टू P हो गए, तो ये हमारा कट जाता है, यहीं से ही कट जाता है। सो इस प्रकार से हम इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो हमारा 154 वोल्ट आ जाता है, जो ए आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और टर्म देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये हमारा जो EMF, अगर यदि हमारा होता है नॉर्मलता देखते हैं कि E इज इक्वल टू NdΦ/dt होता है। ये फार्मूला बहुत ही जगह पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर यदि होता है जनरेटर या फिर मोटर केस में देखते हैं तो E इज इक्वल टू 5PN/Z/60 ये होता है, ठीक है नहीं। ये दोनों फार्मूला हैं अलग अलग रेंज के केस में, ठीक है। अब अगर यदि हमारा होता है यहीं पास ही देखते हैं, अगर दी लेफ्ट, ठीक नहीं, अगर दी लेफ्ट वाइंडिंग है तो लेफ्ट वाइंडिंग कंडीशन में हमारा होता है A इज इक्वल टू P होगा, जो हाई करंट के लिए यूज़ होता है, जो लेफ्ट वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग का केस क्या होता है, A इज इक्वल टू T होता है, जो हमारा होता है लो करंट के लिए फॉलो होता है, ठीक है। अब और आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर केस देखते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा होता है 4.445 MF, ठीक नहीं, 5N, ये हमारा होता है ट्रांसफार्मर केस में हमारा होता है EMF का फार्मूला होता है। और ट्रांसफार्मर केस में हमारा होता है क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मेशन रेशियो। तो यहाँ पर होता है V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू अंडर Z2/अंडर Z1 इज इक्वल टू अंडर L2/L1 इज इक्वल टू अंडर C1/√C2। ये हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो केस में हमारा ये फार्मूला होता है, जो इसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कंडीशन में, ठीक है। अब एक और हमारा होता है क्या बोलता है अल्टरनेटर केस में हमारा होता है EMF का फार्मूला क्या होता है इज इक्वल टू 4.44 KC/KD/FT होता है। जिस प्रकार से हम KW इज इक्वल टू KP/KD या फिर KC/KD जो भी बोल सकते हैं, तो KC का मान हमारा क्या होता है cos α/2 होता है, और KD का मान होता है हमारा होता है sin mβ/2 अपान m sin β/2 होता है। तो m क्या होता है हमारा होता है स्लॉट पर पोल इंटू फेस होता है, और बीटा का मान क्या होता है 100 स्लॉट पर पोल होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारा होता है स्लॉट पर पोल, ये हमारा किसका फार्मूला होता है पोल पिच का फार्मूला आता है। पोल पिच इज इक्वल टू स्लॉट पर पोल होता है, ठीक नहीं। और कॉइल पिच का हमारा फार्मूला क्या होता है कॉइल डिफरेंस पर पोल पिच होता है, ये हमारा कॉइल पिच का फार्मूला होगा। अब यहाँ पर हम एक और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये भी एक टर्म है जो बहुत ही एग्ज़ाम में आने लायक रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडीशन आप P मैक्सिमम, अगर जैसे मैक्सिमम पावर कंडीशन में हमारा क्या होता है कि जनरेटर केस में EG इज इक्वल टू 2 भी होगा, और मोटर के केस में क्या होता है हमारा होता है V इज इक्वल टू 2 EB होगा। EB इसका मतलब बैक EMF होता है, और EG इसका मतलब होता है जनरेटर EMF होता है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है DC मशीन के केस में हमारा क्या होता है EG इज इक्वल टू
V प्लस IA RA प्लस RAC, ये हमारा होता है सीरीज़ और आर्मेचर रेजिस्टेंस के केस में हम देख सकते हैं। ये सभी एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन रहते हैं, इस कारण से ये सभी कंटेंट को ऐड किया हूँ। देखिए ये हमारा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ये मल्टीपल क्वेश्चन रहता है, जो एक क्वेश्चन में हमारे कम से कम 10 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर के केस में यूज़ होता है एंड वोल्टेज लिमिटर एज अ फिक्स्ड रिफरेंस वोल्टेज। देखो इसमें 3 चीज़ बोला जाता है, ये तीनों चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रख। अगर वोल्टेज रेगुलेटर बोला तो यही सही हम समझ जाते हैं कि हमारे होता है जेनर डायोड को ही बोला जाता है जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका सिम्बॉल्स को अधिकतर पूछा जाता है। जो इसका सिम्बॉल्स को अधिकतर पूछा जाता है, जो जेनर डायोड का क्या होता है हमारे होता है सिम्बॉल, ये ऐसा होगा। ठीक है, नहीं ये हो जाता है हमारे होता है जेनर डायोड का, ये पंखुड़ी बन जाता है। ठीक है, नहीं अगर यदि यही जेनर डायोड को इस साइड कर देता हूँ, हमारा हो जाता है यहाँ पर टनल डायोड बन जाता है। ठीक है, नहीं जो टनल डायोड होता है निगेटिव रेजिस्टेंस के केस में हमारा होता है टनल डायोड वर्क करता है। अगर यदि यही जेनर डायोड जो होता है हमारा, ये जेनर डायोड है, ठीक नहीं ये जेनर डायोड है। ठीक है, अगर यदि यही जेनर डायोड का हम होता है इस साइड ऐसा कर देते हैं तो हमारा यहीं से ही हमारा क्या बन जाता है ठीक नहीं शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड होता है। ठीक नहीं, अगर यदि यही शॉर्टकी डायोड है और ये जो होता है इसी का ही जस्ट छोटा सा रूप ये हमारा होता है शॉर्टकी डायोड होता है। ये सभी को जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, इस कारण से ये सभी को ऐड किया हूँ। ठीक नहीं, कांस्टेंट करंट ये इसको नहीं पूछा जाता है अधिकतर, फिर भी ऐड हो गए हैं। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिट हो रहा है, इमिट मतलब बाहर निकल रहा है। फोटो डायोड यहाँ पर होता है सन से हमारे होता है लाइट आ रहा है, तो ये फोटो इस डायोड में सीधा डायरेक्ट गिर ही रहे हैं समझो, इस कारण से इसको हम फोटो डायोड बोला जाता है। वायरेक्टर डायोड में होता है एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, इसको हम वायरेक्टर डायोड बोलते हैं। पिन डायोड यहाँ पर एक होता है पिन टाइप का होता है, इसको हम पिन डायोड बोला जाता है। और वैक्यूम ट्यूब तो अलग ही है, जो इसका होता है वैक्यूम ट्यूब थोड़ा हट कर, ये सभी सिम्बॉल का अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में। अब इसका आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें देखते हैं कि ठीक नहीं, कंसाइडर एन एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो यहाँ पर देता है I0 और IT और VT, ये दोनों कमान दिए हैं। जो इसमें देता है VT = I²T दिए हैं, ये इनमें कौन सा क्लासिफाइड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि V = I²T, यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लिखते हैं कि VT = I²T, अगर यदि इसको हम देखते हैं नॉर्मलतः तो यहाँ पर ये जो IT हैं, ठीक नहीं IT हैं, IT ही से ही हमारे होता है क्या बना है I²T। अगर यदि यहाँ जिस प्रकार से हम T के बदले हम क्या लिख सकते हैं कि T-T अगर यदि लिखेंगे तो यहाँ पर भी T-T लिखेंगे। ठीक नहीं, ये यहाँ पर तो सेम हो जा रहा है। अगर यदि हम इसको हम सिस्टम में डालेंगे तो सिस्टम में डालने के बाद क्या होता है कि जिस प्रकार से हम सिस्टम में डाल दिए हैं तो IT को हम सिस्टम में डाल रहे हैं कि I²T को, ठीक नहीं, तो यहाँ पर T के स्थान पर हम T-T0 लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे होता है T-T0 ही होता है। इसका मतलब ये चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये जो चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा हमारा होता है टाइम में चेंज नहीं हो रहा है, टाइम में वेरिएंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा। तो टाइम इनवेरिएंट यहाँ पर भी है और टाइम इनवेरिएंट यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि I² दिया है, तो I² किस फॉर्म में होता है, I² हमारा होता है लीनियर फॉर्म में होता है कि नॉन लीनियर फॉर्म में होता है, ये हमारा होता है नॉन लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक नहीं, अगर यदि होता है VT = क्या होगा IT रहेगा, तो IT रहेगा तो ये हमारा होता है लीनियर फॉर्म में रहेगा, और I²T रहेगा तो ये हमारा नॉन लीनियर फॉर्म में रहेगा। इस प्रकार से हमारा होता है नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट होता है। अब देखो टाइम वेरिएंट का हम एक और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि VT = I2T मान के चलो, ठीक नहीं, तो यहाँ पर T के स्थान पर हम लोग T-T0 रखते हैं, यहाँ पर I
आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा तो है 2t माइनस टी हो जाएगा, ठीक नहीं, टी के स्थान पर ही रख रहे हैं सिर्फ ठीक है। तो अगर ये हम सिस्टम में रखेंगे तो आई इज इक्वल टू आई टी इज इक्वल टू आई टी अगर इस सिस्टम में रखेंगे तो आई 2t होगा। तो अगर टी को हम t माइनस टी जीरो बनाते हैं तो यहाँ पर t को हम 2t माइनस टी जीरो बनाए हैं, तो इस प्रकार से हमारा होता है आई 2t माइनस 2t0। तो यहाँ पर होता है फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ हमारा सेकंड इक्वेशन, ये हमारा होता है दोनों नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल होने की वजह से हमारा ये टाइम वेरिएंट हो जाता है। सो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर होता है लीनियर और नॉन लीनियर का केस में कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग टाइप कैपेसिटर कैन विथ स्टैंड हाईएस्ट वोल्टेज लेवल। देखो हाईएस्ट वोल्टेज लेवल बोला है, तो हाईएस्ट वोल्टेज लेवल के केस में जितना हम देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कैपेसिटर, पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर, मॉयलर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। तो पेपर कैपेसिटर हमारा आंसर आ जाता है। क्यों आता है? ये जो पेपर कैपेसिटर हमारा हाईएस्ट वोल्टेज रेटिंग का रहता है और हमारा इसका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत ही कम का रहता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इसका जो है वोल्टेज रेटिंग हमारा होता है लो रहता है और इसका जो है कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये हम और किस में देखने को मिलता है? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो है रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो रनिंग कैपेसिटर के केस में हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग कैपेसिटर केस में हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का यूज़ करते हैं और रनिंग कैपेसिटर केस में हम ऑयल फील्ड पेपर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। यही सही हम समझ जाते हैं। अब यहाँ पर रहते हैं पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर और माइलर कैपेसिटर। ये कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स हैं, ये कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको भी हम देख सकते हैं। देखो रुको, हम यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ से हम समझते हैं बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी दिखेगा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये है हमारा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि कैपेसिटर टू टाइप्स के होता है। एक फिक्स्ड कैपेसिटर होता है, ठीक नहीं, यहाँ पर एक फिक्स्ड कैपेसिटर होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल कैपेसिटर है। दो प्रकार के कैपेसिटर होता है। तो फिक्स्ड कैपेसिटर में क्या होता है हमारा पोलर कैपेसिटर होगा और एक नॉन पोलर कैपेसिटर होगा। और यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटर केस में तो फिर नॉर्मल ही है, एक मैकेनिकली कंट्रोल्ड के रूप में होता है, एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल के रूप में होता है। और मैकेनिकली कंट्रोल टू टाइप्स के होते हैं, एक ट्यूनिंग कैपेसिटर और एक ट्रिमर कैपेसिटर, दो टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेन फिक्स्ड कैपेसिटर का दो प्रकार का होता है, एक पोलर कैपेसिटर, एक नॉन पोलर कैपेसिटर। पोलर कैपेसिटर में हमारा क्या होता है कि एक प्लस होता है और एक माइनस, ठीक नहीं, ये फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, ये एकदम। और एक नॉन पोलर कैपेसिटर केस में हमारे होता है ऐसा कुछ नहीं रहता है, ये होता है प्लस माइनस, ऐसा वो सिंबल नहीं रहता, लेकिन इसमें फिक्स्ड रहेगा। तो पोलर कैपेसिटर केस में हमारा होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो इसी को पूछा गया था, और एक सुपर कैपेसिटर, ठीक नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, टेंटेलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, नाइब्डियम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये सभी कैपेसिटर दिया हुआ है। अब यहाँ इस साइड भी देख सकते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर केस में हमारा होता है सेरेमिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर और फिल्म कैपेसिटर। यही फिल्म कैपेसिटर में हमारा होता है पेपर कैपेसिटर को पूछा गया था, ठीक नहीं। पेपर कैपेसिटर, पीटी फिल्म, पीपी फिल्म कैपेसिटर, पीएन फिल्म कैपेसिटर और पीपीएस फिल्म कैपेसिटर। और यहाँ पर वैसे ही और बहुत सारा है, जो पीटीएफई फिल्म, और एक यहाँ पर होता है पीएस फिल्म कैपेसिटर। ये पीएस फिल्म कैपेसिटर ही हमारा होता है पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर होता है, ठीक नहीं। यही हमारा होता है पॉलीस्टाइरीन कैपेसिटर होता है। और पीसी फिल्म कैपेसिटर और पावर फिल्म कैपेसिटर, ये इस प्रकार से बहुत सारे कैपेसिटर ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक नहीं। अब देखो इसका और आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे अभी वर्तमान में। यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यूरिंग
ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, ठीक नहीं, वोल्टेज द वोल्ट मीटर रिस्पोंडेंट विथ, यहाँ पर होता है इतना वोल्ट दिया है, चेंज व्हेन इनपुट वास वेराइड, यहाँ पर होता है 0.2 वोल्ट, फाइंड सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया है। देखो यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि इनपुट, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमारा होता है 0.2 वोल्ट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर रिस्पॉन्ड, यहाँ पर होता है वोल्ट मीटर कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, 0.18 वोल्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी का जो फार्मूला देख सकते हैं, वी आउट अपन वी इन इज इक्वल टू 0.18 बाई 0.2, इस प्रकार से हमारा आंसर 0.9 आंसर आ जाता है, ठीक है, सेंसिटिविटी का केस में। सो इस प्रकार से हम और आगे इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।